नहीं, आज ही हो जाएगा ये। हाँ राहुल, चलिए शुरू करते हैं कहानी। हमें बोले दोबारा वीडियो कहाँ मिलेगा? इस यार वीडियो दोबारा देख सकते हो ना। आकाश मोटर की क्लास में दिखा देगा, गैप मारते हैं, ठीक है, लेंगे वैसे। देखो ध्यान से सुनना। माप उपकरण में दो प्रकार के उपकरण होते हैं, दो प्रकार के उपकरण। एक होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, एक होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं निरपेक्ष उपकरण और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को द्वितीय उपकरण बोलते हैं। जो निरपेक्ष उपकरण होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, उसका उदाहरण इंपॉर्टेंट है, परिभाषा नहीं जाननी है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और एक रिले करंट बैलेंस। सवाल क्या आता है? सवाल आता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर निरपेक्ष उपकरण है, द्वितीय उपकरण है, या रिले करंट बैलेंस निरपेक्ष उपकरण है, द्वितीय उपकरण, याद रखना, ठीक। तो निरपेक्ष उपकरण के दो उदाहरण हो गए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और रिले करंट बैलेंस, RYLEIG, रिले करंट बैलेंस, रिले करंट बैलेंस। और द्वितीय उपकरण उदाहरण है इंडिकेटिंग यानी संकेतक उपकरण, रिकॉर्डिंग उपकरण या इंडिकेटिंग समाकलन टाइप उपकरण, ठीक है। संकेतक उपकरण, रिकॉर्डिंग उपकरण और समाकलन टाइप उपकरण। तो सवाल आता है रिकॉर्डिंग टाइप उपकरण किसका टाइप है? इसका बोलना, इसका द्वितीय उपकरण का। समाकलन टाइप उपकरण किसका टाइप है? इसका बोलना, समाकलन टाइप उपकरण द्वितीय उपकरण का टाइप है, ठीक। परिभाषा याद रखनी है, याद रखना। अब हम बात करते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग और इंडिकेटिंग, इन तीनों की बात करते हैं, इसकी और इसकी। आइए, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है संकेतक उपकरण, ये क्या करता है? इसमें पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर घूम के, इसमें पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर घूम के रीडिंग देता है, पॉइंटर घूमता है और घूम के रीडिंग देता है, पॉइंटर घूमता है, घूम के रीडिंग देता है, ठीक। इसमें अज्ञात राशि को पॉइंटर की मदद से तुरंत नाप लेते हैं। जैसे आपका मान लीजिए करंट नापनी है, ठीक, ये करंट नापनी है, हमारी अमीटर है, अमीटर करंट नापता है, ये पॉइंटर है, ये स्केल है, पैमाना है। करंट मान 40 एम्पीयर, पॉइंटर 40 एम्पीयर का जाएगा, करंट 30 एम्पीयर, पॉइंटर 30 एम्पीयर का जाएगा, करंट 30 एम्पीयर, 30 एम्पीयर का जाएगा। तो संकेतक उपकरण क्या करता है? इसमें पॉइंटर लगा होता है, सुई लगी होती है, जो घूम करके जितना भी मान होता है बता देती है। इसके बाद वजन आपने वाली मशीन आप देखा होगा, आप खड़े होते हो, उसमें सुई लगी होती है, सुई चली जाती है, ठीक है श्रीराम, ठीक है, हो गया। देखो इधर उदाहरण के लिए वोल्टमीटर, अमीटर, वाटमीटर, पावर फैक्टर मीटर। वोल्टमीटर, अमीटर, वाटमीटर, पावर फैक्टर मीटर, ये सारे जो हैं ये क्या है? ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, संकेतक उपकरण। ये क्या है? संकेतक उपकरण। वोल्टमीटर, अमीटर, वाटमीटर, पावर फैक्टर मीटर, ये कैसे हैं? संकेतक उपकरण है। फिर आता है आपका रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करता है? ये अज्ञात राशि को ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड करता है। मतलब ये जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो, बीच में मैच चलता है, मान लीजिए मैच 40 ओवर हो गया, या मान लीजिए न्यूजीलैंड बैटिंग कर चुकी थी, इंडिया बैटिंग कर रही है, तो आप देखते हो रनों का ग्राफ बनाता है वो कि पहले 10 ओवर रन कितना था, फिर 10 से 20 के बीच कितना, और 20 से 25 में वही समय रन ऊपर है, जैसे और रन नीचे हो गया, ऐसे देखते हो। तो क्या करता है कि पिछले मैच न्यूजीलैंड का, पिछला मैच जो मतलब पहले न्यूजीलैंड ने खेली और अभी तक इंडिया ने जो खेला, उसको रन रेट उसको ग्राफ पे बना दिया। कई बार आप म्यूचुअल फंड वगैरह लेते हो, उसमें आता है कि पिछले 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो पहले 6 साल में क्या रिटर्न दिया है, दूसरे साल में कितना, पिछले साल में कितना, कम ज्यादा ग्राफ पे जानकारी होती है। आप ग्राफ पे देख लेते हो, पहले साल में 12% रिटर्न दिया, दूसरे साल में 18%, तीसरे साल में -2% का, चौथे साल में से। तो ग्राफ पे आप सारी जानकारी देख लेते हो। जैसे मैं अगर बनाना चाहूँ कि मान लीजिए रेलवे का पेपर कैसा आता है, तो मैं ऐसे बनाऊँ कि ये टफनेस है, कितना कठिन पेपर है, और ये आपका साल है। मैं बनाऊंगा पहले ऐसे कि पेपर पहले क्या था, कठिन था, अब थोड़ा इजी हो गया, फिर और कठिन हो गया, फिर और इजी हो गया, फिर और कठिन से बना दिया। तो अगर हम ग्राफ के ऊपर किसी जानकारी को बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। जैसे फिल्मों में आप देखते हो कई बार ऐसे बना रहता है फिल्मों में कि हीरो को एक्सीडेंट हो गया है, हीरो मरने वाला है, हीरोइन से कह रहा है तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, बोली हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, तो ठीक है मेरे बनने के बाद मुझसे शादी कर लेना। फिर नहीं, मैं आपके लव से प्यार नहीं कर सकती, हीरो कहता नहीं, तुम्हें मेरी कसम, मेरे प्यार की कसम। तो ऐसे नहीं लाइन सीधी हो जाती है, ऐसे लाइन चलती है, सीधी हो जाती है। तो अगर आपने किसी भी अज्ञात राशि को ग्राफ के ऊपर बना रखा है, तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट करता है या अज्ञात राशि को ग्राफ के ऊपर बनाते हैं। जैसे एक्स वाई रिकॉर्डर हो गया, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, मरीज की निगरानी का सिस्टम, रिकॉर्ड पीछे कितनी थी, इस कितनी निकल कितनी थी, उसको बना के दिया। या ईसीजी जैसे करवाते हो आप, ईसीजी करवाते हो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आपके अंदर जो दिल की धड़कन वगैरह है, सारी चीजें ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हर दिल के बीमार लोग होते हैं करवाते हैं, करवाते नहीं करवाते ईसीजी? अरे बोलो, देखो ये तो ग्राफ के रूप में है कि नहीं है? ये ईसीजी है, ये मेरे ग्रैंडफादर का है, देखो ग्राफ के रूप में। इसमें ग्राफ के रूप में सारी चीजें बनी रहती है, है ग्राफ के रूप में, देखा होगा आपने। तो ग्राफ के ऊपर हमने किसी चीज को बना दिया, तो निर्जा भी इस पे ध्यान लगाओ, बेकार की बातें नहीं पढ़ाते टाइम पे। तुम लोगों को बस तो दिखाना आता है, कुछ नहीं। पढ़ाना बेकार है, पढ़ना भी एक होती है बच्चों के लिए, जो तुम सीआर कब होगा, सब्जेक्ट सुनेंगे सीआर कब होगा। पूछ लो, पहले पूछ लो, क्या पूछना पूछ लो। हाँ सीआर कराएंगे, और बताओ, और बताओ। जब पढ़ाया जाए तब बेकार की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद टाइम देंगे 5 मिनट का, कुछ ऐसा पूछने के लिए, सीआर कब होगा, मेजरमेंट कब होगा, ये कब होगा। पढ़ाते टाइम जो चीज पढ़ाई जाए उससे संबंधित पूछा करो। रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट ग्राफ बना देता है, जैसे उदाहरण मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर के उदाहरण है। और उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड टाइप उपकरण यानी समाकलन टाइप उपकरण। समाकलन क्या करता है? ये अज्ञात राशि को जोड़ देता है। जैसे आपके घर में बाइक होगी, बाइक है आपके घर में, नहीं सीआर उसका एग्जांपल नहीं है तरीके से, नहीं जैसे जैसे आपके घर में बाइक होगी, वो कितने किलोमीटर बाइक चल रही है, वो कितने किलोमीटर बाइक चल रही है, जोड़ के बताता है कि नहीं। मान लीजिए अपने घर की बाइक ना जाना, उसका ओडोमीटर है वो देखना है, ऐसे उसमें लिखा होगा, कितना लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा 12625 किलोमीटर, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब बाइक कितना है, जब से बाइक खरीदी गई है तब से बाइक 12625 किलोमीटर चल रही है। तो बाइक क्या करती है? हर दिन कितना चलती है वो बताती है क्या? कि नहीं कल 2 किलोमीटर चले 2 किलोमीटर दिखाएगी, अगले दिन 5 किलोमीटर चले 5 नहीं, वो कहेगी भाई जब से तुम हम बने हैं तब से लेकर अब तक कितना चले पूरा ये दिखाती है 12625 किलोमीटर। आपकी बाइक होता है ओडोमीटर। या आपके घर में जो मीटर लगा बिजली का मीटर, आपके घर में जो मीटर लगा बिजली वाला, वो भी इसी प्रकार का उपकरण है। सबसे ज्यादा सवाल उसी पूछा जाता है, एनर्जी मीटर, ऊर्जा मीटर, ऊर्जा मापी जो आपके घर में लगा होता है, उसमें क्या आपको कैसे करता है? मान लीजिए पिछले महीने की रीडिंग है, मान लीजिए ऐसे 12220 पिछले महीने, और इस महीने एक महीना खत्म होने के बाद रीडिंग आ गई 12640, ऐसी होती है। इसका मतलब आपने 12220 से 12640 हो गई, आपने जो इन दोनों इसका अंतर इसमें हटा दो, इसको हटा दो, जो अंतर है उतना खर्च किया, ऐसे निकालते हो आप। क्या आप घर में मीटर लगाओ तो हर महीने बिजली बताता है? नहीं, वो हर महीने बिजली नहीं बताता है। उसके लिए आपको पिछले महीने कितना आपने खर्च लिखा रहता है, तब बिजली का बिल लेते हो, लिखते हो कि हां मकान मालिक बिजली का बिल दिया, इतने यूनिट था, इतने यूनिट था, ठीक है। देखिए उसकी बात करेंगे। तो आप मान लीजिए पिछले महीने रीडिंग थी, इस महीने रीडिंग आ गई, तो दोनों का अंतर होगा, दोनों का अंतर होगा, मान लीजिए जो भी अंतर होगा उतना आपने खर्च किया। तो
मीटर जो आपके घर में लगा हुआ है, जब से आपका मीटर घर में लगा तब से लेकर अब तक कितनी खपत आपने की बिजली की वो बताता है। तो समाकलन मतलब होता है जोड़ना। जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है, जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है जोड़ना, समाकलन मतलब क्या होता है जोड़ना। तो इसलिए क्या करता है, ये अज्ञात राशि जो आपकी होती है उसको जोड़ती हुई चली जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों में से कोई पूछा जाता है तो ऊर्जा मीटर, एनर्जी मीटर पूछा जाता है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ये भी पूछा जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिकेटिंग पूछा जाता है वोल्ट मीटर किस टाइप का, क्वार्टर मीटर, वाट मीटर, और फिर सबसे ज्यादा पूछा जाता है एनर्जी मीटर जिसको किलोवाट आवर मीटर दिखाता है, ऊर्जा मापी। ये किलोवाट आवर मीटर किस प्रकार का उदाहरण है, ये समाकलन टाइप का उदाहरण है, या अज्ञात राशि को जोड़ देते हैं, सम ऑफ द नोन क्वांटिटी, है ना। अभी नहीं देश, अभी नहीं। अब हम आते हैं क्या टॉर्क होता है अलग अलग टाइप का किसी भी मापक उपकरण में, उसकी चर्चा करते हैं। कितने प्रकार के टॉर्क होते हैं उसकी चर्चा करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्क। सबसे पहले होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के विक्षेपण बल, ये क्या करता है, ये क्या करता है विक्षेपण बल। मान लीजिए आपके पास ये कोई वोल्ट मीटर है, टॉर्क इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, संकेतक उपकरण में बल। संकेतक मतलब सुई वाला उपकरण, संकेतक मतलब सुई वाला उपकरण जो नीडल लगी है, पॉइंटर लगा घूमेगा, ठीक है। मान लीजिए आपका जो पॉइंटर है अभी, ये वैल्यू देता हूं मैं, ये मान लीजिए करंट नापने वाला 0 एम्पीयर, ये 20 एम्पीयर, ये 40 एम्पीयर, ये 60 एम्पीयर, ये 80 एम्पीयर, ये 100 एम्पीयर। करंट नापने वाला मीटर है, क्या है करंट नापने वाला मीटर। अभी आपका करंट 0 एम्पीयर है तो आपका पॉइंटर 0 पे है। अगर करंट 20 एम्पीयर होगी, पॉइंटर को 20 एम्पीयर करना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। 0 एम्पीयर करंट तो 0 पे है। अगर करंट 40 एम्पीयर होगी, 40 एम्पीयर तो 40 एम्पीयर करना पड़ेगा, हां सर। तो 40 एम्पीयर पे ले आने के लिए कुछ तो बल लगेगा, कोई टॉर्क हां सर लगेगा। ये भी 0 पे है, इसको 40 पे ले आना है, तो 0 से 40 पे ले आने के लिए कोई चीज तो लगेगी, घुमाने के लिए कोई बल चाहिए, कोई बल चाहिए, हां सर। जो बल घूम इसको विरामावस्था से इस स्थिति तक लेके आया 40 एम्पीयर पोजीशन तक, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विक्षेपण बल। या करंट आपका 80 एम्पीयर है, पॉइंटर 0 पे है, तो पॉइंटर 0 पे है, करंट 80 एम्पीयर है, 0 से 80 पे नहीं आएगा, आएगा। तो 0 से 80 पे ले आने के लिए टॉर्क लगता है, उसको क्या बोलते हैं विक्षेपण बल। क्या बोलते हैं विक्षेपण बल। तो जो टॉर्क इसको विरामावस्था से उस वैल्यू तक ले आता है जितना करंट हो गई है, उसको बोलते हैं टीडी, विक्षेपण बल। या पॉइंटर को वांछित मान तक पहुंचाने का काम करता है। वांछित मतलब जितना मान है किसी चीज को नापना है। इट इज टॉर्क टू गिव द पॉइंटर टू द डिजायर्ड वैल्यू, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। दूसरा है कंट्रोलिंग या रिस्ट्रेनिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग या नियंत्रण बल बोलते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क नियंत्रण बल। रिस्ट्रेनिंग टॉर्क क्या है, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क क्या है, देखो अगर आपका पॉइंटर भी 0 पे है, ध्यान से देखना, और आपकी करंट हो गई 30 एम्पीयर, तो आपका पॉइंटर 0 से 30 एम्पीयर आएगा, 30 एम्पीयर आएगा। 0 से 30 एम्पीयर तक ले आने के लिए कौन सा टॉर्क लगा, टीडी, टीडी मतलब विक्षेपण बल। आपका पॉइंटर 0 पे है, ओके, करंट 30 एम्पीयर आई, तो पॉइंटर 30 एम्पीयर नापने के लिए यहां पे आएगा, हां जी आएगा। यहां से यहां तक लेकर आना कौन सा बल, टीडी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विक्षेपण बल लिया। लेकिन इसको यहां से आने पर 30 एम्पीयर रुकना भी तो पड़ेगा। आपने पढ़ा है विज्ञान में, साइंस में, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो गति ही करते रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुके ही रहना चाहती है, जब तक उसको कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इफ ए बॉडी इज इन मोशन, इट वांट्स टू बी इन मोशन। इफ ए बॉडी इज स्टेशनरी, इट वांट्स टू बी स्टेशनरी अनटिल एंड अनलेस यू आर अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। आपके पास सोते हैं, आज सोते हैं 4 घंटा और 2-3 दिन सोए, ठीक है, और के बाद आप काम करते हो तो निकाले आपको भी मन ऐसे ही होता है। इसको बोलते हैं जड़ एक तरीके से, जड़ एनर्जी। तो अगर आप मुझे बताइए, अगर ये यहां से यहां पे आया 30 एम्पीयर, क्यों आया, तो उसको एक बल लगा टीडी, जो यहां से लेके आया। तो जब इस पे टीडी यहां से लेके आया तो 30 पे रुकेगी क्यों, जब बल लग रहा था ये घूम के 30 पे आई, तो आगे घूमते ही आगे भी बढ़ना चाहिए, 30 पे रुकेगी क्यों भाई, क्यों रुकेगी 30 पे, क्या टीडी खत्म हो गया, नहीं टीडी भी है, तो फिर रुकेगी कैसे, आगे बढ़ जाएगी नहीं। मान लीजिए इसमें एक स्प्रिंग बांध दिया, हमने समझाने के लिए ये पॉइंटर में एक स्प्रिंग बांध दिया, जब आप पॉइंटर खींच के आगे जाएगा तो स्प्रिंग खींचेगी, खींचेगी, खींचेगी और आगे जाएगा स्प्रिंग और खींचेगी, और आगे जाएगा स्प्रिंग और खींचेगी। जितना ज्यादा आप पॉइंटर को आगे जाओगे स्प्रिंग ज्यादा खींचेगी, और जब स्प्रिंग खींचेगी ना तो स्प्रिंग अपने आप को पहले वाली अवस्था में लाने के लिए कोशिश करती है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग अपने आप को पहले वाली अवस्था में लाने की कोशिश की जाती है। ये स्प्रिंग टॉर्क लगा रही है, ये स्प्रिंग टॉर्क लगा रही है, क्या टॉर्क मतलब फोर्स, इसको पॉइंटर खींच देते, तो सीना जाओ पॉइंटर लेकिन जा रहा है, तो इसमें तो सीना जाओ पॉइंटर लेकिन जा रहा है, तो स्प्रिंग जो बल लगाती है उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्ट्रेनिंग फोर्स, लिखा हुआ है नियंत्रण बल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका पॉइंटर यहां से आया टीडी के कारण, तो टीडी का उससे आगे भी जाना चाहिए था, या तीस रुकना नहीं चाहिए था, तो कुछ गति करके रहना चाहिए, लेकिन यहां पे रुका, क्यों रुका, क्योंकि जितना टीडी था ना उतना ही इस पे टीसी लगा, यहां पे रुकी है, यहां पे रुकी कब होगी, अगर टीडी लगा मान 10 न्यूटन, एक बल उसके विपरीत दिशा में लगेगा जो कि 10 न्यूटन का होगा, इसको बोलते हैं टीसी। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, कंट्रोलिंग टॉर्क है। ये क्या करता है, पॉइंटर को उस वैल्यू तक ले जाता है जितना वैल्यू होता है, इसको नापना होता है, और टीसी क्या करता है, पॉइंटर को गति को कंट्रोल करता है, 30 पे आगे बढ़ जाना, ये बल लगाता है। यानी ये कहने का मतलब है कि अगर आपका पॉइंटर 30 पे है तो उस पे टीडी लगा 10 न्यूटन, टीसी लगा 10 न्यूटन, दोनों बराबर हैं, परिमाण बराबर, दिशा में विपरीत, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट। अगर टीडी वक्त 0 हो जाए, करंट 30 एम्पीयर टीडी है, अगर करंट 0 हो जाए तो आपका टीसी है उस पॉइंटर को 0 लेके आ जाएगा, पॉइंटर का 0 लेके आ जाएगा। यानी अगर करंट 30 एम्पीयर है तो आपका पॉइंटर यहां से आया और करंट 30 एम्पीयर 0 एम्पीयर हो गई, तो पॉइंटर यहां से क्यों आएगा, ये पॉइंटर यहां से क्यों आएगा, तो उस पर टीसी लगा, कंट्रोलिंग टॉर्क लगा, नियंत्रण बल लगा, इस स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग आप खींच रहे हो, खींची हुई है, अब कोई खींच रहा है, टीडी खींच रहा है, स्प्रिंग खींची, लेकिन टीडी 0 हो जाए, 30 एम्पीयर 0 हो जाए, तो आप इस स्प्रिंग को पॉइंटर को पहले अवस्था में खींच के आ जाएगी। यानी आपका कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, इट वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टीडी, टीडी विपरीत दिशा में कार्य करता है, इट कंट्रोल्स द मोशन ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर की गति को नियंत्रित करता है। इन एब्सेंस ऑफ टीडी इट ब्रिंग्स बैक द पॉइंटर टू ओरिजिनल पोजीशन। अगर आपका पॉइंटर में टीडी 0 हो जाए तब विक्षेपण बल खत्म हो जाएगा, करंट जो 0 हो जाए तो आपका पॉइंटर 0 पे आ जाएगा। यानी हमारी करंट जैसे आप वजन नापने वाली मशीन पर खड़े होते हो तो सीधे सुई 0 पे सीधे आ जाती है, मान लीजिए तो सुई 0 से सीधे आ जाती है, हां से आ जाती है, आप उससे उतर गए तो फिर उसको सीधे आना चाहिए, आपको तो 0 पे नहीं आती है। 0 पे आने के लिए यहां से यहां जो टॉर्क लगाओ, विक्षेपण बल, कंट्रोलिंग टॉर्क, नियंत्रण बल। नहीं आई बात समझ में, वजन नापने वाली मशीन सुई वाली मशीन होती है, आपने खड़ा खड़े हुए मशीन से लगानी होगी, आपको वजन सीखा मान लीजिए, फिर जैसे आप उसको उतर जाओगे तो सुई को 80 से 0 पे आना चाहिए ना, 80 पे हां 80 पे 10 पे पड़ी है, नहीं उसको 0 पे आना चाहिए। उस 80 से जब आप उससे ऊपर से उतर गए मशीन पर से, उसको 0 तक लाने के लिए जो टॉर्क लगा वो है विक्षेपण है, कंट्रोलिंग टॉर्क, नियंत्रण बल। यानी यहां से हम जब पॉइंटर किसी बिंदु पे रुका रहता है, मान लीजिए किसी बिंदु पे 30 एम्पीयर 40 एम्पीयर, उस वक्त टीडी और टीसी का परिमाण बराबर होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट दिशा में होती है, ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क है। और लास्ट में है आपका यहां पे लिखा हुआ है एट फिक्स पोजीशन ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर किसी भी बिंदु पर टीडी और टीसी का परिमाण बराबर, इसका मतलब परिमाण जो लाइन है इसका परिमाण, टीडी डिफ्लेक्टिंग टीसी कंट्रोलिंग एंड अपोजिट टीडी और टीसी का परिमाण बराबर होगा, दिशा विपरीत होगी अगर पॉइंटर किसी रुका है एट स्टेडी स्टेट, मतलब किसी टीडी पर पॉइंटर रुकने की अवस्था में। फिर सवाल आता है कि कंट्रोलिंग टॉर्क किस तरीके से दे सकते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क प्रदान करने के दो तरीके हैं, एक स्प्रिंग जैसा आप देख रहे हो, एक स्प्रिंग तरीका, और दूसरा तरीका ग्रेविटी कंट्रोल। ग्रेविटी कंट्रोल का नाम रहता है गुरुत्व नियंत्रण विधि। एक ग्रेविटी कंट्रोल वजन मापते हैं, वजन मापते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल विधि। तो सवाल आएगा कि कंट्रोलिंग टॉर्क या नियंत्रण बल प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से तरीके हैं। एक स्प्रिंग जो स्प्रिंग का इस्तेमाल करके स्प्रिंग कंट्रोल, और दूसरा ग्रेविटी कंट्रोल यानी गुरुत्व नियंत्रण विधि। गुरुत्व नियंत्रण विधि दो मेथड हैं कंट्रोलिंग टॉर्क प्रदान करने के। और लास्ट में आता है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका पॉइंटर 0 पे था, करंट 30 एम्पीयर आई, पॉइंटर 30 एम्पीयर आ गया, 0 से 30 एम्पीयर लेने वाला टॉर्क कौन है, टीडी। अच्छा टीडी पे 30 पे करंट है, पॉइंटर है, अगर करंट 0 हो जाए तो पॉइंटर 30 से कहां जाएगा, 0 पर। करंट 0 हो जाए तो पॉइंटर को 30 से 0 पर लेने वाला टॉर्क कौन है, टीसी, कंट्रोलिंग टॉर्क, नियंत्रण बल। अच्छा मान लिया आपका पॉइंटर 0 पे है, करंट 0 थी, करंट 30 एम्पीयर पे पॉइंटर यहां आ गया, यहां आने का पॉइंटर बिल्कुल रुक नहीं जाता है, कांपता रहता है, ऐसे कंपन करता रहता है, वाइब्रेशन करता रहता है, ऑसिलेशन करता रहता है, हिलता रहता है। इसका जो कंपन है, जो हिल रहा है, इसको खत्म करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको क्लियर करने के
मारने के लिए, ये कंपन ना हो, ऐसा करने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंटर यहाँ पर यहाँ से आया, अल्फा से हिल रहा है, जैसे सुई हिल रही है, ये बात तो हिल रही है। तो हिलने को कम करने के लिए, रोकने के लिए हम डैम्पिंग टॉर्क इस्तेमाल करते हैं। उसको बोलते हैं अवमंदक बल, डैम्पिंग बल, यूज्ड टू रिड्यूस ऑसिलेशन या यूज्ड टू रिड्यूस वाइब्रेशन ऑफ पॉइंटर। जो सुई है उसकी कंपन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क के लिए हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यानी वायु घर्षण डैम्पिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यानी द्रव घर्षण डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ये सब तरीके हैं डैम्पिंग के। ये सब तरीकों के बारे में नहीं बताऊंगा, बस किस मशीन में या कौन से उपकरण में कौन सी डैम्पिंग करते हैं या कौन से उपकरण में कौन सा कंट्रोलिंग करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। बोलिए, ये अभी आगे उपकरण आप पढ़ोगे तो पता होना चाहिए कि कौन सा, मतलब कहीं बोलेंगे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, कहीं बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं, कहीं बोलेंगे एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यही सवाल आता है कि जैसे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है उसमें कौन सी डैम्पिंग इस्तेमाल करते हैं, या जगह मूविंग आयरन उपकरण है कौन सी डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सवाल पूछा जाएगा। वैसे सवाल पूछा जाएगा, कर ले जाओगे हां सर। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट। हमारे पास एक अमीटर होता है, अमीटर क्या नापता है, करंट नापता है। पहला सवाल अमीटर क्या नापता है, करंट नापता है। दूसरा, जहां भी करंट नापनी हो उसके सीरीज में निकल रहा है, जैसे कोई लोड है भार है, इसमें करंट जाएगी 50 एम्पीयर, ठीक, ये कोई लोड है भार, करंट जाएगी 50 एम्पीयर, इसमें आने वाली करंट को नापना है, तो इसके सीरीज में अमीटर लगा, अमीटर का सिंबल ए लगा के बोला बना देते हैं, ए लगा बोला अमीटर का सिंबल है। अमीटर को हम कहां लगाते हैं, सीरीज में। अमीटर क्या नापता है, करंट नापता है, ठीक। कल हमने आपको बताया था बेसिक इलेक्ट्रिकल में, आज फिर आ गया, तो देख लो। अमीटर का रेजिस्टेंस है, आर इंटरनल मतलब क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, इसकी वैल्यू 0 होती है आइडियली। अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस आदर्श रूप से उसका प्रतिरोध होना चाहिए, 0 आदर्श रूप से और प्रैक्टिकली बहुत कम। यानी सवाल है कि आदर्श अमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है बोलना 0, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है 0 आंतरिक प्रतिरोध। और अगर आदर्श वर्ड ना दे, बस बोल अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अमीटर का आंतरिक रेजिस्टेंस कितना होता है, तो बोलना कम से कम होता है, वेरी स्मॉल, प्रैक्टिकली कम से कम आइडियल होता है 0, ये अमीटर के लिए। दूसरा आता है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर वोल्टेज नापता है, जैसे मान कोई लोड है, ये कोई भार है, इसका वोल्टेज है कुछ, इसके वोल्टेज को नापना है तो हम वोल्टमीटर का इस्तेमाल करेंगे। जब भी किसी भार का या लोड का वोल्टेज नापना होता है तो वोल्टमीटर सबसे पैरेलल में लगाते हैं, किसमें लगाएंगे, समांतर में। वोल्टमीटर प्रतीक अगला कैसे बना दिया, ये वोल्टमीटर का सिंबल है, वोल्टमीटर से पैरेलल में लगा दिया हमने, इसको पैरेलल में लगाते हैं वोल्टेज नापता है। सवाल आता है कि वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, अगर आदर्श वोल्टमीटर है उसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होगा, आर इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध, अगर आदर्श वोल्टमीटर है उसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होगा। अगर प्रैक्टिकल है वास्तविक रूप से वोल्टेज का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा, मतलब हम प्रोसेस से आगे तो जाएंगे उसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होगा। आदर्श कंडीशन है, कल्पना है, ये वास्तव में बहुत कुछ होता है। तो बस बात बताया कि आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तब बोलना अनंत। और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, तब बोलना वेरी हाई, ज्यादा से ज्यादा। इस सब का ध्यान रखना, आदर्श बोला कि नहीं बोला, अगर आदर्श बोलेगा तभी करना ही पाएंगे, पिछले वाले में 0। फिर सवाल आता है, अगर अमीटर को हम अमीटर को कहां लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, जिसमें करंट नापनी होती है, जहां करंट नापनी है सीरीज में घुसा दो। मैं ज्ञानी हूं, मुझे नहीं पता कि अमीटर को सीरीज में लगाते हैं, मैंने गलती से समांतर में लगा दिया, लेकिन करंट नापनी थी तो वहां सीरीज में लगाना चाहिए था, मैं गलती से सीरीज में नहीं लगा के पैरेलल में लगा दिया, तो क्या होगा, सवाल आता है। तो अगर आपने अमीटर को गलती से समांतर में लगा दिया, लगाना सीरीज में लगा दिया, गलती से समांतर, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या एक तो अमीटर जल जाएगा क्योंकि अमीटर में बहुत ज्यादा धारा बहने लगेगी, अमीटर में बहुत ज्यादा धारा बहने लगेगी। वो क्या रहा देखो, ये अमीटर है, आंतरिक प्रतिरोध कितना है इसका, बहुत कम है ना। अभी इसमें करंट जा रही है, इसका इस्तेमाल कितना है, मान लीजिए 0.0001 है, मान लीजिए इसका 0.00 और लोड का इस्तेमाल लीजिए 100, तो करंट के रास्ते में काफी रेजिस्टेंस है, ये अमीटर का रेजिस्टेंस है, प्रैक्टिकली होता है रेजियो, ये अमीटर का रेजिस्टेंस, लोड का रेजिस्टेंस है, करंट के रास्ते में ये बस रेजिस्टेंस है, ठीक। अगर आपने इसे अमीटर को गलती से पैरेलल में लगा दिया तो क्या हुआ, मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने इसको पैरेलल में लगा दिया। लोड का रेजिस्टेंस कितना है 100 और अमीटर का रेजिस्टेंस 0.001 लगा दिया। अब क्या होगा, अब लोड में जाने वाली करंट को नापना, अब जो करंट चलेगी यहां से, मान लीजिए 50 करंट आ रही थी, ठीक। अब जो करंट यहां से चलेगी उसका दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये अमीटर जिसका रेजिस्टेंस 0.001 है, 3 जो है ना, 0 लगा दो, 0.0001। करंट के पास दो रास्ते, एक रास्ता है 0.001 का और एक रास्ता 100 का। जब करंट के पास दो रास्ते उपलब्ध होते हैं जाने के लिए, दोनों आपस में समांतर होते हैं, तो करंट हमेशा कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते को जाना पसंद करती है, तो ज्यादा करंट जाना पसंद करेगी, करंट बहुत कम जाएगी, ना के बराबर जाएगी। बात समझ में, तो जो करंट इस लोड में जानी चाहिए थी, अब करंट इस लोड में नहीं जाएगी, बल्कि ज्यादा करंट इसमें चली जाएगी, और इतनी ज्यादा करंट इसमें जाएगी, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसका रेजिस्टेंस क्या बहुत कम, तो ज्यादा करंट इसमें जाएगी, इतनी ज्यादा करंट जाएगी कि आपका मीटर जल जाएगा, आपका मीटर क्या होगा, जल जाएगा, बंद हो जाएगा, फूक जाएगा। नहीं आ समझ में भाई, पहली करंट थी क्योंकि ये और ये दोनों थे तो 50 एम्पीयर थी, अब करंट जो भी आना चाहेगी, एक रास्ता है दूसरा रास्ता है, इधर से करंट क्यों जाएगी, सारी करंट इधर से चली जाएगी ज्यादा। जब बहुत ज्यादा करंट रेजिस्टेंस कम हो गया ना, वोल्टेज जो दिया था आपको फिक्स है, मान लीजिए वोल्टेज वोल्टेज बाई होगा, करंट क्या होती है, करंट होती है V/R। पहले रास्ते में रेजिस्टेंस कितना था, ये लगभग 100 का कितना था, लगभग 100 था रेजिस्टेंस। अब इस रास्ते में करंट जाएगी, रेजिस्टेंस कितना, करंट रेजिस्टेंस कितना है 12.001 है, तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। अगर आपकी करंट इस रास्ते से आना चाहिए तो हाई रेजिस्टेंस कम, तो करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी अब आपकी करंट इस रास्ते से फ्लो करेगी, यानी अमीटर ने क्या कर दिया, साइड को अंदर से गुजार दिया, अमीटर जल जाएगा, फूक जाएगा, बर्न हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। यानी लोड में करंट नहीं बल्कि उसके पैरेलल में अमीटर लगा, उससे करंट लेकिन उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम था, और आइडियल जो होता है उसका इसी रास्ते से पास होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि अगर अमीटर गलती से पैरेलल में लगाया तो अमीटर जल जाएगा, फूक जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा करंट होने लगेगी। एक अमीटर से करंट पैरेलल शॉर्ट सर्किट मिलकर अमीटर भी भर, ठीक। अगर मेरे को समांतर तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या अमीटर जल जाएगा तो अमीटर से बहुत ज्यादा धारा बहने लगेगी, ठीक है। दूसरा सवाल है कि वोल्टमीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं नॉर्मली समांतर में, अगर मैं ज्ञानी हूं, मैंने गलती से उसको सीरीज में लगा दिया तो क्या होगा, सीरीज में लगा दूंगा तो वोल्टमीटर में करंट जाएगी नहीं, यानी वोल्टमीटर को रीडिंग नहीं देगा। अगर गलती से वोल्टमीटर को आपने स्टेडी में लगा दिया, लगाते समांतर में गलती से स्टेडी में लगा दिया, तो धारा का मान शून्य हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, वोल्टमीटर की रीडिंग शून्य होगी, यानी वोल्टमीटर को रीडिंग देगा ही नहीं, जलेगा नहीं वोल्टमीटर केस में, वो रीडिंग नहीं देगा तरीके से। बात आ रही समझ में, बोलो ऐसा कैसे, अरे देखो मान लीजिए ये आपका वोल्टमीटर, लोड है वोल्टमीटर, ध्यान से देखो, मान लीजिए यहाँ पे आपकी जो सप्लाई है, मान लीजिए ये है 100 वोल्ट, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हम वैसे वाली इनफाइनाइट होता है, चलो मान लेते हैं 1 मेगा ओम है वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, वैसे इनफाइनाइट, और लोड का रेजिस्टेंस मान लीजिए तो ठीक। अभी करंट कैसे जाएगी, यहाँ से जो भी करंट एक रास्ता है 1 मेगा ओम, एक रास्ता है 100 ओम का, तो ज्यादा से करंट तो 100 ओम से ही जाएगी, इस 1 मेगा ओम से नहीं जाएगी। या अगर मैं इंटरनल को अनंत मान लूं, अगर अनंत मान लूं तो यहाँ से आने वाली जाएगा, ये अनंत प्रतिरोध नहीं, तो करंट के पास एक रास्ता है अनंत प्रतिरोध, अगर आइडियली मान लो अनंत, उसमें नहीं जा पाएगी, इधर जाकर साइकिल लोड साइकिल जा रही है, लोड का वोल्टेज नापा है वोल्टेज। लेकिन अगर आपने गलती से वोल्टेज को सीरीज में लगा दिया, मैं लगा दिया वोल्टेज को सीरीज में, और ये लोड है आपका, और वही वोल्टेज मैं देखूं 100 वोल्ट। अब आप बताइए यहाँ 100 वोल्ट, अब यहाँ से करंट चलेगी, कितनी करंट चलेगी निकालना, ये लोड है, करंट आई कितनी चलेगी, आई बराबर V/R, वोल्टेज कितना 100, रेजिस्टेंस इसका प्लस इसका। अगर मैं वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अनंत मान लूं, अनंत आइडियल केस में, अनंत लोड का, तो अनंत में अनंत आएगा 100/0, इसमें कोई करंट जाएगी नहीं, जाएगी करंट क्या, जाने वाली करंट आई का V/R, वोल्टेज 100, रेजिस्टेंस इस वोल्टमीटर का प्लस इसका। अगर मैं वोल्टमीटर को आदर्श मान लूं, उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया अनंत,
और अनंत को जोड़ दो, लोड करोगे 100 ओम, अनंत में 100 जोड़ोगे 100 अनंत ही आएगा, 100 बटे अनंत कितना हो गया 0, कोई करंट नहीं जा रही। या अगर वो प्रैक्टिकल वोल्टमीटर ही है तो उसका रेजिस्टेंस अनंत तो नहीं होगा, बहुत हाई होगा, मेगा ओम होगा, मान लीजिए 1 मेगा ओम है, 1 मेगा ओम आप समझ रहे हो, 10 घाते 6 ओम, 10 घाते 6 में 100 ओम और जोड़ दो, 10 घाते 6 ही है मान लीजिए, तो 100 को आप 10 घाते 6 से भाग दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये तो 0 कर गया, कितना हो गया 1 2 3 4.00001, ऐसे करके जो भी आएगा, मतलब आपकी करंट बहुत कम आ रही है, इसमें जाने वाली करंट बहुत कम आ रही है, मतलब ना के बराबर करंट वोल्टमीटर हो रही है इसमें, क्या करंट नहीं आ रही, क्या लीड वोल्टमीटर करंट नहीं आ रही है, तो इसलिए मेरा ये समझने का मतलब है कि अगर आप वोल्टमीटर को गलती से पैरेलल में ना लगा के सीरीज में लगाओगे तो क्या वोल्टमीटर चलेगा नहीं, वोल्टमीटर नहीं चलेगा, वो वोल्टमीटर को रीडिंग नहीं देगा, कोई करंट नहीं फ्लो वोल्टमीटर में बहुत स्मॉल करंट होगी, एक वोल्टमीटर या सिलेंडर कनेक्टेड सीरीज में लोड देन देयर विल बी नो करंट और अप्रॉक्स 0 करंट और वेरी स्मॉल करंट सबके वोल्टमीटर विल 0, ठीक। सवाल आता है एनर्जी मीटर क्या नापता है, एनर्जी मीटर एनर्जी ऊर्जा नापता है, जो आपने घर में खर्च करते हो, एनर्जी का मतलब किलोवाट आवर है, तो उसको किलोवाट आवर मीटर कर सकते हो, वाट मीटर क्या नापता है, वाट मीटर पावर नापता है, मल्टीमीटर क्या नापता है, मल्टीमीटर वोल्टेज वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस तीनों नापता है, मल्टीमीटर क्या नापता है, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस, ठीक। अब आइए सवाल देखते हैं, फटाफट देखते जाओ, रेजिस्टेंस अपना मीटर, एक अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आदर्श नहीं लिखा है, आदर्श लिखा था तो 0 मान लेते, आदर्श लिखा था 0 मान लेते, आदर्श नहीं है वेरी लो, अमीटर का देखो, आदर्श लिखा था 0 मान लेते, आदर्श लिखा वेरी लो, वेरी स्मॉल, अमीटर का वेरी लो, ठीक। अगला सवाल, विद द फॉलोइंग इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग था जो आप घर में नाप रहा था, उसको एम्पियर आवर मीटर करते हैं, एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम, पावर लिख सकते हो v टू y और t को t लिखा, वोल्टेज को कांस्टेंट मान लेगा, क्या वोल्टेज कांस्टेंट है, इसको एम्पियर इसको आवर, इसको एम्पियर इसको आवर, एनर्जी मीटर को एम्पियर आवर मीटर लिख सकते हैं भाई, ऊर्जा का मतलब साफ है ना, सबके समय हां सर, पावर का मतलब v टू y हां सर, v टू y लिख दिया, अगर मैं मान लूं आपके घर में आने वाला वोल्टेज फिक्स है 230 वोल्ट आता है ना, 230 वोल्ट, तो वोल्टेज फिक्स है इसको तो छोड़ दीजिए, बचा i टू t करंट एम्पियर टाइम की आवर, एम्पियर आवर, तो एम्पियर आवर मीटर किसको कहते हैं, एनर्जी मीटर को कर सकते हैं, तो ये जो एम्पियर आवर मीटर है कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाएगा किस टाइप का करंट, समाकलन टाइप का करंट, इंटीग्रेटिंग टाइप का, एनर्जी का फार्मूला पूछा है, पावर इनटू टाइम, वाट मीटर क्या नापता है, पावर नापता है, वाट मीटर क्या नापता है, पावर नापता है, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर भाई, आपके घर में विद्युत ऊर्जा की जो खपत होती है वो किस उपकरण से नापते हैं, एनर्जी मीटर और मापी से नापते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस से नापते हैं, आगे हम बताएंगे, अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कहीं पे है, बहुत हाई, जैसे आपके घर में तार होता है उसके ऊपर इंसुलेशन को ज्यादा लगता है, उसके प्रतिरोध को किसी से नापते हैं, उसके प्रतिरोध को मेगा से नापते हैं, मेगा ये बहुत हाई रेजिस्टेंस नापता है, मेगा बहुत हाई रेजिस्टेंस। सवाल है कि किसी टीवी टेक्नीशियन के सबसे आवश्यक माप यंत्र क्या है, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीमीटर, क्योंकि मल्टीमीटर से आप क्या क्या नाप लेते हो, मल्टीमीटर किसी टीवी टेक्नीशियन के सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसे वोल्टेज नापोगे, करंट नापोगे, रेजिस्टेंस नापोगे, जो नापता है उसको भी नापोगे, इसलिए सबसे जरूरी होना चाहिए मल्टीमीटर टेक्नीशियन के पास ताकि नाप पाए उसको, है ना। ये सवाल है कि एसी सर्किट मीटर को हमेशा कहां लगाया जाता है, एसी सर्किट में हमेशा मीटर को सीरीज में लगाते हैं, अमीटर को हमेशा सीरीज में, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, अगर प्रैक्टिकल है तो बहुत कम, आदर्श वैल्यूज क्या ना, आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर तो अनंत मारोगे, आइडियल वोल्टमीटर क्या मारोगे, अनंत, आइडियल वोल्टमीटर है ना, आदर्श यूज करिए वोल्टमीटर और आदर्श को अनंत, और अगर अनंत आदर्श नहीं होता तो मुझे बहुत हाई, तो याद रखना कि आदर्श वैल्यूज किया कि नहीं किया। सवाल प्रतिरोध का मापन किससे किया जाता है, प्रतिरोध को नापते हैं वोल्टमीटर से, क्या नहीं वोल्टमीटर से वोल्टेज नापते हैं, वाटमीटर से पावर नापते हैं, मीटर से करंट नापते हैं, ओम मीटर का रेजिस्टेंस नाप सकते हैं, प्रतिरोध रिएक्टिव पूछा हुआ है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध नापने के लिए ओम मीटर का उपयोग करते हैं, वेरी हाई रेजिस्टेंस है बहुत प्रतिरोध, या किसी को ज्यादा प्रतिरोध को नापने के लिए मेगा का इस्तेमाल करते हैं, मेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगा पर 15-20 मिनट चर्चा करेंगे, चाहे आज चाहे कल, जब भी मेगा, ये तो हो गया वाटमीटर। जो डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस अभिमानता नापने के लिए इस्तेमाल किया जाती है वो वोल्टमीटर होती है, विभवांतर या वोल्टेज नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो वोल्टमीटर है।